कहानी एक क्लासरूम से शुरू होती है जहां ठंड न होने के बावजूद अचानक सभी कांपने और हिलने लगते हैं सिवाय एक लड़के के जिसका नाम बाकी है। उसको काफी चोटें लगी हैं और वो क्लास में सो रहा था। कुछ गुंडे उसके साथ पंगा लेने की कोशिश करते हैं पर वो सभी कांपने लगते हैं। जब बाकी से उनका सामना होता है वो चलते हुए उनके पास आता है और कहता है उनसे लड़ना उसके समय के लायक नहीं है और जब तक वो बीच में नहीं आएंगे तब तक बाकी उनके पीछे नहीं आएगा। अब एक छोटा बूढ़ा आदमी एक लिम्बो में स्कूल आता है जो कि टोकुगावा फैमिली की 11 जनरेशन का हेड और अंडरग्राउंड फाइट एरिना का शासक है। वो मार्शल आर्ट्स और फाइट के लिए गहरा सम्मान और प्रेम रखने वाला व्यक्ति है। अब उसके द्वारा बाकी को बुलाया जाता है। यहाँ स्कूल का प्रिंसिपल उसके तलवे चाटने की पूरी कोशिश कर रहा है। तभी बाकी अंदर आता है और टोकुगावा उसे चैंपियन कह के बुलाता है। बाकी उसे ओल्ड मैन कहता है और उसके आने का कारण पूछता है। वो बाकी को बताता है कि कुछ ही दिनों में सबसे शक्तिशाली आदमी टोक्यो जापान पहुंचने वाले हैं। ये सुनते ही बाकी सीरियस हो जाता है और हम देखते हैं यूएसए की जेल में डॉरेन नाम के विशाल आदमी को फांसी के लिए ले जाया जा रहा है। जब वो उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं तो डॉरेन कहता है वो हार का स्वाद चखना चाहता है। अब फांसी की प्रक्रिया शुरू होती है और कैदी को 10 मिनट तक लटकाया जाता है ताकि उसके मरने की पुष्टि हो सके। पर जब उसे नीचे उतारा जाता है तो वो जाग जाते हैं। वो जागता है और वहाँ सबको मारना शुरू करता है और अपनी हथकड़ियों को तोड़ के वहाँ एक मैसेज छोड़कर जेल से भाग निकलता है कि वो टोक्यो हार का स्वाद चखने जा रहा है। वहीं स्कॉटलैंड की जेल में एक और प्रिजनर जो फांसी की कगार पर है अपने आखिरी शब्द में यही कहता है कि वो हार का स्वाद चखना चाहता है। उसका नाम डॉयल है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक से मौत दी जाती है। जैसे ही ऑफिसर को लगता है वो मर गया वो अपनी चेयर को तोड़कर वहाँ के गार्ड्स को मार डालता है और जेल से भागकर टोक्यो जापान के लिए निकल जाता है। एक और कैदी रशिया की जेल से 100 मीटर की दीवार पर चढ़कर भाग निकलता है। उसका नाम सिकोर्स्की है और भागने के बाद वो रशिया के हीरो गार्डलैंड को मार डालता है और हार का स्वाद चखने के लिए जापान रवाना होता है। अब एक काउंसलर चौथे कैदी स्पैक से मिलने के लिए जाता है पर जब वो जेल के अंदर घुसता है तो देखता है वो कैदी वहाँ मौजूद नहीं है। तभी ऊपर से वो कैदी काउंसलर को मार डालता है और ऐलान करता है कि वो जापान हार का स्वाद चखने जा रहा है। वो सबमरीन से निकलकर तैरते हुए भाग निकलता है। पांचवा कैदी यानागी एक गिलास की बनी जेल में कैद है जहाँ 2 गार्ड्स ये बात कर रहे हैं कैसे उसने 12 मुजरिमों को आसानी से मार डाला। जिस गिलास में वो कैद है वो इतना मजबूत है कि उसे रॉकेट से भी नहीं तोड़ा जा सकता। यानागी खड़ा होता है और चलते हुए किनारे आकर ग्लास में अपना हाथ रखता है और एक छोटा सा वैक्यूम प्रेशर बना के ग्लास को तोड़ डालता है और गार्ड्स को मारकर टोक्यो हार का स्वाद चखने के लिए निकल जाता है। टोकुगावा बताता है कि ये 5 आदमी हाईली स्किल्ड फाइटर्स हैं और वो जापान बाकी के लिए आ रहे हैं और ये जंग अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स और क्रिमिनल मार्शल आर्ट्स के बीच होने वाली है। अब एक पार्क में रॉबिन्सन जो कि एक बॉक्सिंग चैंपियन है अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। डॉयल उसे देखता है और उसकी तरफ न्यूज़पेपर फेंकता है जिससे उसके चेहरे पे कट लग जाता है। रॉबिन्सन डॉयल का कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसकी सभी उंगलियां उसके कॉलर में मौजूद रेजर से कट जाती हैं। फिर डॉयल उसकी गर्दन को अपने कोहनी में लगे रेजर से कट कर देता है। अब जिन पुलिस को बाकी ने पहले डराया था वो कुछ गैंग्स मेंबर्स को बाकी से फाइट करने के लिए कहता है। अब उनमें से एक बाकी को पार्क में लड़ने के लिए बुलाता है। बाकी उसका ऑफर मान लेता है और अपने हाथ में लगे प्लास्टर को सिर्फ अपने मसल फ्लेक्स करके तोड़ डालता है। अब एक आदमी हाथ में बड़ा सा हथियार लिए बाकी की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है पर बाकी के डराने धमकाने से वो बुरी तरह घबरा जाता है। वो दूसरे गुंडों को भी उन्हीं के तरीके से सबक सिखाता है। ये सब देख के मोटा आदमी अपनी गन निकाल लेता है पर अचानक से एक कैदी स्पैक वहां जाता है और वो उसकी गन मांगता है और अपने आप को गोली मार लेता है ये दिखाने के लिए कि ये गन उसके किसी काम की नहीं है। उसने सुना है दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी 17 साल का लड़का है जो टोक्यो में रहता है, इसलिए लड़ने से पहले वो बाकी से हाथ मिलाना चाहता है। जब बाकी उसका हाथ पकड़ता है तो वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो एक नकली हाथ था। वो जोरों से हंसने लगता है और अचानक से किक बाकी पे मारता है। वो लगातार उस पर अटैक करता है जब तक वहाँ पुलिस नहीं आ जाती। स्पैक अपनी हथकड़ियां तोड़ता है और बाकी से कहता है आज उनका सिर्फ इंट्रोडक्शन था और वो जल्द ही मिलेंगे। फिर वो उसे एक गुड बाय किक देता है। बाकी महसूस करता है स्पैक उसके फादर यूजिरो की तरह ही सेम है जो असली में दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है और वो इतने काबिल है कि वो पूरी आर्मी को अपने हाथों से ही तबाह कर सकते हैं। बाकी लगातार ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो उन्हें हरा सके और अपनी मॉम के मर्डर का बदला ले सके। इस दौरान डोजो में यानागी अपने पुराने सेंसी गोकी शिबुकावा से मिलता है जो कि एक लेजेंड है। वहीं पुलिस स्टेशन में स्पैक फैसला करता है कि वो कुछ समय तक जेल में ही आराम करेगा जब तक उसे गर्म खाना और ताजी हवा मिल रही है। जब चीफ ऑफिसर टॉयलेट जाता है तो देखता है स्पैक भी वहीं है। वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है पर बुरी तरह नाकाम रहता है। अब खाने के बाद स्पैक अपने सेल में वापस चला जाता है। अब एक दूसरे डोजो में कात्सुमी जो कि फाउंडर है शिन शिकाई कॉम्बैट कराटे का और रेत्सु जो कि चाइनीज कैनपो फाइट का दिग्गज है, वहाँ अचानक से डॉरेन आ धमकता है और मास्टर डापो को ढूंढता है जो
जो कि कात्सुमी के फादर हैं। कात्सुमी पहले उसे अपने शूज उतारने को कहता है। डोरेन अपने शूज कात्सुमी की तरफ फेंकते हुए एक एक उसको मारता है। वो फिर से कात्सुमी को पकड़ता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है, पर कात्सुमी डोरेन के फेस में किक मार के खुद को बचाता है। डोरेन उसके गले की तरफ एक लकड़ी का टुकड़ा फेंकता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन रेत्सु उसे रोक देता है और उस पर अटैक करता है। डोरेन अल्कोहल निकाल के पीने लगता है और कहता है वो दोबारा प्रॉपर फाइट में मिलेंगे, और वहां आग लगा के गायब हो जाता है और रेत्सु गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अब स्कूल में बाकी अपना फिटनेस टेस्ट दे रहा है। वो इतनी ताकत से भागना शुरू करता है जिससे ग्राउंड में एक बड़ा होल बन जाता है। लॉन्ग जंप में वो लाइन से भी दूर जंप करता है। बाकी ने 15 पुलअप्स इतनी तेजी से किए किसी ने उन्हें देखा भी नहीं और सोचा कि वो उन्हें किए बिना ही नीचे उतर गया। जब टीचर बाकी को ऐसा फिर से करने के लिए कहता है, वो अपनी ताकत से बार को खुद ही तोड़ डालता है। टीचर उससे कहता है कि वो टेस्ट में फेल हो जाएगा क्योंकि उसने 1500 मीटर रेस के लिए एक भी एक्सरसाइज ढंग से नहीं की है। बाकी एक शर्त रखता है, अगर उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया तो क्या उसका टीचर उसे पास करेगा। टीचर कहता है अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो उसे परफेक्ट स्कोर देगा। बाकी अपनी शर्ट उतारता है और उसकी मसल्स देख के हर कोई सोचता है उसने स्टेरॉइड्स लिए हैं। बाकी भागना शुरू करता है और तुरंत ही सबसे आगे निकल जाता है। वो 400 और 800 मीटर का रिकॉर्ड भी तोड़ डालता है, लेकिन जैसे ही वो 1000 मीटर की लाइन पे पहुंचता है, बाकी इमेजिन करता है कि उसने बहुत सारा भार उठा रखा है जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि बाकी ने हमेशा स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग करी ना कि पावर के लिए। लेकिन टीचर उसे फिर भी पास कर देता है। उसी रात कांजी अपने स्टूडेंट को टोकुगावा से इंट्रोड्यूस करता है, जो कि फॉर्मर जूडो वर्ल्ड चैंपियन है। वो बड़ी बड़ी बातें करता है कि वो किसी भी जगह फाइट कर सकता है अगर कोई कहे रेडी टू गो। सिकॉर्स्की पीछे से आता है और कहता है रेडी गो। वो तुरंत ही उस आदमी को अपने मुक्कों से धराशायी कर देता है। वो कहता है अगर किसी को भी फाइट शुरू करने के लिए कहना पड़े वो असल में फाइटर नहीं है। अब बाहर कांजी सिकॉर्स्की पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके द्वारा बुरी तरह पीटा जाता है। टोकुगावा उसे अपने साथ अंडरग्राउंड एरिना में ले जाता है जहाँ दूसरे 4 कैदी भी मौजूद होते हैं। टोकुगावा ने उन्हें नहीं बुलाया था, लेकिन वो उस एरिना में भारी मात्रा में खून को सूंघते हुए आए थे। अब हर कोई अपने जापान आने का कारण बताता है, जो कि हार का स्वाद चखना है। टोकुगावा फैसला करता है वो उनकी विश पूरी करेगा और वो पिछले टूर्नामेंट के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को वहां बुलाता है, जो बाकी डापो, गोकी, रित्सु और हानियामा है। डापो ओरिची को गॉड ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है। हानियामा जापान का सबसे बेस्ट स्ट्रीट फाइटर के साथ हानियामा गैंग का लीडर है। टोकुगावा बताता है पिछला टूर्नामेंट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक टूर्नामेंट था, उसका विनर बाकी है और बाकी के बाद दूसरे 4 टॉप फाइटर्स हैं। वो 5 कैदी हार का स्वाद चखना चाहते हैं और टोकुगावा को यकीन है इन 5 आदमियों के अंदर ऐसा करने की स्ट्रेंथ है। सारे फाइटर्स इस बात पे सहमत होते हैं कि वो रिंग में फाइट नहीं करेंगे, बल्कि उनकी असल जिंदगी में करेंगे, जो कि फाइट करने का असली रूप है। कोई भी किसी भी समय किसी के लिए भी आ सकता है और यहाँ कोई भी रूल नहीं होंगे। और इसी के साथ फाइट शुरू होती है। डापो डोरेन के साथ जाता है क्योंकि वो उसके साथ हिसाब बराबर करना चाहता है जो उसने कात्सुमी के साथ किया, और रित्सु भी वहाँ डोरेन से लड़ने पहुंच जाता है। डापो डोरेन के फेस पर एक जोरदार किक मारता है, लेकिन वो डापो पे आग से अटैक करता है। वो अपने आप को आग से बचाने के लिए हैंड रोटेशन डिफेंस टेक्निक का यूज करता है। इस दौरान कांजी सिकॉर्स्की के पास अपने 2 आदमियों को भेजता है ताकि वो उसका बदला ले सके। वो उसे बांधकर अपने साथ डोजो ले जाते हैं। जब डापो अपना बचाव आग से करता है, डोरेन पतली तारों से उसका पूरा हाथ काट डालता है। डापो अपनी चोट पे प्रेशर डाल के ब्लीडिंग को रोक देता है। डोरेन उसे ऑफर देता है कि वो हार मान ले, लेकिन डापो कहता है जब रोज की तरह वो अपनी उंगलियों को ट्रेन कर रहा था तब उसे काफी फ्रैक्चर आए थे, जिस वजह से वो कभी अपनी पूरी ताकत यूज नहीं कर पाया। लेकिन अब वो अपनी उंगलियों के बिना पूरी जान से उस पर हमला कर सकता है और वो एक करारा पंच उस पर मारता है और गायब हो जाता है। वहीं डोजो में कांजी सिकॉर्स्की पे गोलियां चलाता है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं दिखता क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी है। सिकॉर्स्की तुरंत ही कांजी के साथियों को पीट डालता है। ये देख कांजी डर जाता है और सरेंडर कर लेता है, लेकिन सिकॉर्स्की उस पर रहम नहीं खाता और उस पर अटैक करने लगता है क्योंकि वो इस बात पे भड़का हुआ था कि वो कितना स्वार्थी है, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और अपने साथियों का बदला नहीं ले रहा है। वो कांजी को पूरी तरह धोकर वहां से चले जाता है। अब अगले दिन बाकी काजुई के साथ डेट पे जाता है, जो कि उसके लैंडलॉर्ड की बेटी है। चलते हुए कुछ आदमी उन्हें घेर लेते हैं और बाकी से उसके सारे पैसे मांगते हैं, लेकिन वो उन्हें घूर कर ही डरा देता है। अब डेट के बाद दोनों पार्क में वॉक करते हैं, लेकिन स्पैक वहां आ जाता है और वो बाकी से लड़ने के लिए तैयार है। इसके आगे क्या हुआ वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पीस आउट।